हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। फ्रेंड्स, हमने जो आपका खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन का जो लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने राइस कल्टीवेशन पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वो नहीं देखे तो उसके जरूर जाके देखिए। आज हमारा राइस कल्टीवेशन का पार्ट 2 है। तो जो चीज़ें हमने पहले कवर कर ली है उनके अलावा जो चीज़ें रह गई थी वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने पहले से ही लिख रखी है ताकि लिखने में हमारा ज़्यादा समय ना जाए, वीडियो लंबी ना हो। तो पहले यहाँ पर जो है प्रोटीन, तो राइस में जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है ओराइजिन नाम की। राइस में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम होता है ओराइजिन। और राइस का जो स्टेम होता है, तो राइस के स्टेम को हम कहते हैं आल्सो नोन एज, आल्सो कॉल्ड हल्म आर कल्म। राइस का जो भी स्टेम होता है जो नोड व इंटरनोड से बना होता है उसको हम हल्म या कलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राइस ग्रेन। तो राइस का जो ग्रेन होता है तो उसमें मेनली 2 लेयर पाई जाती है, एक होता है लेमा और एक होता है पेलिया। एक होता है आपका लेमा और दूसरा होता है पेलिया। तो जो लेमा होती है ये आपकी होती है आउटर लेयर, आउटर लेयर, और जो पेलिया होती है ये आपकी होती है इनर लेयर। इसके बाद अगर हम बात करें, और राइस का जो भी सीड होता है तो वो आपने देखा होगा कि ऐसे राइस का सीड होता है कुछ इस प्रकार से। तो राइस की सीड में जो इस प्रकार से लंबा लंबा ऊपर की तरफ निकला होता है, जो कि व्हीट के केस में आपको ज्यादा देखने को अच्छे से मिल जाएगा, तो इसको हम कहते हैं ऑन, AWN ऑन। तो ऑन की मदद से राइस की 12% फोटोसिंथेसिस करता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12% फोटोसिंथेसिस केवल ऑन की मदद से होता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये आप लोग भी बहुत अच्छे से याद रखिए। और इसी के साथ अगर हम बात करें फादर ऑफ राइस, तो कई प्रकार के राइस होते हैं जिसके फादर भी आपके अलग अलग हैं। यहां पर अगर हम बात करें हाइब्रिड राइस, और अगर हम बात करें गोल्डन राइस, सुपर राइस। तो सुपर राइस के जो फादर हैं वो आपके हैं GS खुश, GS खुश। हाइब्रिड राइस के जो भी फादर आपके हैं, तो हाइब्रिड राइस इन इंडिया कर लीजिए यहाँ पर। तो भारत में जो हाइब्रिड राइस के फादर हैं वो हैं NA सिद्दीकी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बुक्स में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन हमने आपके लिए अच्छे से ये सभी चीजें ढूंढकर यहाँ पर तैयार की है। जो गोल्डन राइस है इसके फादर आपके होते हैं इंगो पोएट्रिकस। तो गोल्डन राइस के आपके फादर होते हैं इंगो पोएट्रिकस, सुपर राइस के GS खुश, और हाइब्रिड राइस के आपके होते हैं फादर NA सिद्दीकी। तो ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पर। और एक चीज और लिख लीजिए, हाइब्रिड राइस इन वर्ड। जो वर्ड में हाइब्रिड राइस के फादर हैं वो हैं आपके यू ऑन लॉन्ग पिंग, यू ऑन लॉन्ग पिंग। तो ये फादर हैं वर्ड में हाइब्रिड राइस के। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। यहीं पर अगर हम बात करें तो इसको मैं रफ किए दे रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना। अगर हम आपकी बात करें नेरिका, तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यू राइस फॉर अफ्रीका। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू राइस फॉर अफ्रीका, जिसको आपका ये जो है मेनली अफ्रीका में ग्रो होती है, और इसको डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय मोंटी जोन्स,
मोंटी जोन्स नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका नेरिका या न्यू राइस फॉर अफ्रीका इसको डेवलप किया था। अगला अगर हम बात करें लीफ, तो जो भी राइस का प्लांट होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए प्लांट भी लेकर आया हूँ, जैसे ये आपका राइस का प्लांट है तो ये इसकी लीफ है। तो इसमें दो प्रकार की लीफ मेनली पाई जाती है। एक होता है आपका लीफ एक ही होती है लेकिन उसके दो पार्ट होते हैं, लीफ शीथ एंड लीफ ब्लेड। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो आपकी ये लीफ निकली हुई है यहाँ स्टेम से ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं लीफ शीथ। और जो भी यहाँ पर लीफ का ये पोर्शन है, जो भी ये वाला पोर्शन जो कि स्टेम से टच हुआ है, इसको कहते हैं हम लीफ शीथ। इसको लीफ शीथ कहते हैं। और लीफ ब्लेड है जो ये आप निकला हुआ है। अब सॉरी शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, लेकिन जो भी ये स्टेम से चिपका हुआ है और बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी जितना पोर्शन बाहर की तरफ निकला हुआ है स्टेम से, तो वो आता है आपका लीफ ब्लेड। और जो भी पोर्शन लीफ का ये जो भी नीचे का है स्टेम से चिपका हुआ है, उसे हम कहते हैं लीफ शीथ। तो जो लीफ ब्लेड होती है ये आपका 56% फोटोसिंथेसिस करती है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट में जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका 56% फोटोसिंथेसिस लीफ ब्लेड के द्वारा होता है। यहां पर लीफ कर लीजिए। और 12% हमने बताया था जो ऑन होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए जब भी आप राइस कल्टीवेशन पढ़ते हैं। कल हमने जब आपको बहुत सारी चीजें बताई थी तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, लाइसिन कंटेंट। लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है और राइस में जो लाइसिन पाई जाती है वो 4% पाई जाती है, जो कि सभी सीरियल क्रॉप में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट एमंग ऑल सीरियल। तो ये आपका हो गया कि एमिनो एसिड 4% पाई जाती है जो कि सभी सीरियल्स में हाईएस्ट है। अगर अब हम बात करें आपकी और चीजों के बारे में, तो जैसे कि यहां पर आपका हो जाएगा, अब हम बात करेंगे लैंड प्रिपरेशन। तो लैंड प्रिपरेशन तो आप सभी लोगों को पहले से पता ही होगा कि सबसे पहली जुताई हम करेंगे वो प्लाऊ से करेंगे या हल की मदद से करेंगे, उसको एमबी प्लाऊ या कोई सा भी प्लाऊ हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हैरो या ट्रैक्टर से 2 से 3 जुताई करेंगे, उसके बाद पाटा लगा देंगे जिससे हमारी फील्ड लेवल हो जाएगी और सोइंग करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपकी क्लाइमेट, और यहाँ पर लिख लीजिए सोयल। तो क्लाइमेट जो चाहिए होती है वो आपको चाहिए होती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जिसको हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहीं पर अगर आप सॉइल की बात करें तो ये आप लिख लीजिए क्ले या फिर क्ले लोम सॉइल बेस्ट रहती है आपकी राइस कल्टीवेशन के लिए, जिसका पीएच कितना होना चाहिए 4 to 6, इतना आपका पीएच हो और क्ले या क्ले लोम सॉइल हो जो कि आपके राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। यहीं पर अगर हम बात करें आपकी टेम्परेचर की, टेम्परेचर तो टेम्परेचर यहां पर जो होता है इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर हम बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और अगर हम बात करें फ्लावरिंग के लिए और बात करें ब्लूमिंग के लिए, तो ये टेम्परेचर जो है अलग अलग होता है। अगर हम बात करें ऑप्टिमम टेम्परेचर की, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका 20 से
35 सेंटीग्रेड तक जो है राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं पर अगर फ्लावरिंग के लिए बात करें तो ये आपका 26.5 से 29.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका अच्छा माना जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें ब्लूमिंग के लिए तो इसके लिए टेम्परेचर आपका चाहिए होता है 20 से 22 सेंटीग्रेड। तो ये सभी चीजें आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अब सीड एंड सोइंग। ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट करते रहिए, और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लिया करें। सीड एंड सोइंग, सीड रेट, तो इसमें सीड रेट भी कई प्रकार की पाई जाती है। आप कई कॉलम बना लीजिए यहाँ पर। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं यानी छिटकाव विधि से सोइंग करेंगे तो उसकी अलग सीड रहेगी। बासमती राइस की अलग सीड रहती है। बासमती राइस में भी आपका होता है बोल्ड सीड, यानी अगर मोटा सीड है और अगर नॉर्मल सीड है तो इन दोनों की अलग रहती है। अगला है सीड ड्रिल से अगर हम सोइंग कर रहे हैं तो उसकी सीड रेट अलग रहती है। अगर हाइब्रिड राइस है आपका तो उसकी सीड रेट अलग रहती है। और अगर एसआरआई मेथड से आपका सोइंग की जा रही है तो इसकी सीड रेट अलग रहती है। तो सभी सीड रेट आप याद रखिएगा। इसकी सीड रेट 5 से 100 किलोग्राम तक वेरी करती रहती है। तो ब्रॉडकास्टिंग से अगर हम बात करें तो इसकी 60 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से सीड रेट रिक्वायरमेंट होती है। कहीं कहीं आपको सीधा 100 मिल जाता है तो ये 60 से 100 कर सकते हैं आप। बासमती राइस में अगर बोल्ड है यानी मोटा सीड है तो आपका यहाँ पर कर लीजिए 35 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट होगी। और अगर इसको 40 से 45 कर लीजिए। और अगर नॉर्मल सीड है, छोटा सीड है आपका, तो वहां पर 30 से 35 किलोग्राम सीड रेट चाहिए होती पर हेक्टेयर सोइंग के लिए। और यहीं पर अगर हम बात कर ले सीड ड्रिल से तो सीड ड्रिल से आपकी 30 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से सीड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बात करें हाइब्रिड राइस की तो हाइब्रिड राइस में आपकी 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से सीड रेट पड़ती है। यहीं पर अगर हम बात करें एसआरआई मेथड से तो एसआरआई मेथड से आपकी 5 किलोग्राम सीड रेट पर हेक्टेयर पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ 5 और कहाँ 100। तो ये आपकी वेरी करती रहती है जिस मेथड से आप सोइंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से। इसके बाद अगर अब हम बात करेंगे सोइंग मेथड्स के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेंगे नर्सरी। तो इसके दो मेथड होते हैं सोइंग करने के। मेथड ऑफ सोइंग, दो मेथड होते हैं मेनली, जिसमें एक होता है वेट मेथड और दूसरा होता है आपका ड्राई मेथड, या इन्हीं को कहते हैं लोलैंड या अपलैंड। तो ये दो मेथड हो गए आपके सीड सोइंग के, जिसमें ट्रांसप्लांटिंग करने की जरूरत होती है आपकी। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो आपका नर्सरी एरिया होता है ये आपका चाहिए होता है 1/10। जितना भी आपका फील्ड ट्रांसप्लांट करना है उसका 1/10 पार्ट में नर्सरी की रिक्वायरमेंट आपकी होती है लगाने की। तो अगर नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है इसकी बात करें तो नॉर्मली जो है वो आपकी तैयार हो जाती है नॉर्मली 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। लेकिन अगर हम बात करें एसआरआई विधि से अगर आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो कितने दिन में तैयार होगी, और डेपोक विधि से अगर आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो कितने दिन में तैयार होगी। तो एसआरआई विधि से अगर आप प्लांटिंग कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी 8 से 10 या 11 दिन में रेडी हो जाती है।
और अगर हम बात करें डेपोक मेथड की, तो डेपोक मेथड में आपकी 11 से 14 दिन लग जाते हैं उसको नर्सरी को मेन फील्ड में लगाने के लिए 11 से 14 दिन की आवश्यकता होती है। तो ये भी आप चीजें अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। तो फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी जो थी आपकी वो थी TN1। TN1 ये आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, जो कि डेवलप हुई थी ताइवान से। ताइवान से डेवलप हुई थी 1965 में। फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी अगर आपसे पूछ ले तो TN1 कहां से डेवलप हुई, ताइवान से। कब डेवलप हुई? 1965 में। ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट करते रहिए। और किसने डेवलप की, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो TN1 वैरायटी है ये किसने डेवलप की थी। तो ये डेवलप की थी आपके, इसका क्रॉस पहले देख लेते हैं कि ये क्रॉस किसका है। तो ये क्रॉस है आपका DG वू जेन इंटू लेटीसेर। ये दो जो आपकी वैरायटी है इन दोनों का क्रॉस है आपका TN1 जो कि डेवलप हुई थी ताइवान से 1965 में। अगली वैरायटी है जो फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी। तो फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी जो थी वो थी आपकी IR8। IR8 थी जो कि डेवलप हुई थी कहां से? IRRI से, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस मनीला में है, वहां से डेवलप हुई थी IR8 आपकी वैरायटी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। और ये आपकी डेवलप हुई थी 1966 में। और IR8 को हम मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड यानी कि जो विश्व का जादुई धान किसको कहते हैं? तो वो हम कहते हैं IR8 को। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये सभी आप अच्छे से याद जरूर रखिए। इसके बाद अगर हम बात करें जो ये IR8 आपका है ये क्रॉस किसका है? तो ये क्रॉस है आपका, मैं इसको इधर लिखे दे रहा हूं IR8। ये आपका क्रॉस है DG वू जेन इंटू पेटा। ये क्रॉस है आपका IR8 का, जो कि आपके एग्जाम में कई बार क्रॉस ही पूछ लिया जाता है कि IR8 जो क्रॉस है वो किसका है, और इसे मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। तो ये हो गया आपका। अब है फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की ऐसी कौन सी वेराइटी थी जो हाई यील्डिंग थी? तो फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ इंडिया जो थी वो थी जया। वो थी आपकी जया। और जया जो आपका क्रॉस था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। तो जया क्रॉस था आपका TN1 इंटू टाइप 141। TN1 इंटू टाइप 141। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बुक्स में ये क्रॉस आपको नहीं दिया रहता है, तो ये आप जरूर याद रख लीजिए। TN1 इंटू टाइप 141 का क्रॉस है आपका जया, और इसे मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी भारत का जादुई धान। मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट हाइब्रिड जो इंडिया की थी वो थी आपकी MGR। MGR इसी को ही हम CORH भी कहते हैं, CORH। और ये डेवलप की गई थी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। TNU का मतलब तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये आपकी डेवलप की गई थी MGR या CORH, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से एग्जाम जो है आपका पूछ लिया जाता है।
और यहाँ पर एक चीज और छूट गई, जो ये जया थी इसको आपका डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय डॉक्टर शास्त्री, SHASTRI। एक शास्त्री नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जया को डेवलप किया था, जिसे मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया, तो वो थी आपकी फर्स्ट हाई यील्डिंग बासमती राइस ऑफ इंडिया, तो वो थी आपकी पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वेराइटी कहाँ से डेवलप हुई, कब डेवलप हुई, ये आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका BLB रेसिस्टेंट, जिसका मतलब होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेसिस्टेंट। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेसिस्टेंट वेराइटी जो आपकी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें आपकी आती है TKM6 व अजय, इसमें है आपकी TKM6, दूसरी आपकी है अजय। तो ये दोनों वैरायटी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अगर हम बात करें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट टॉलरेंट वैरायटी, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो टॉलरेंट वैरायटी उसमें आपका गोविंद और IR20, गोविंद एंड IR20। तो ये आपकी BLB टॉलरेंट है और ये BLB रेसिस्टेंट है। तो ये सभी वैरायटी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके मैं साइड में हट जा रहा हूं, अच्छे से आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। यहीं पर अगर हम बात करें साल्ट टॉलरेंट वैरायटी, साल्ट टॉलरेंट, तो साल्ट टॉलरेंट वैरायटी आपकी होती है ल्यूनीसिरी, ल्यूनीसिरी, LUINISHREE। यहीं पर अगर हम बात करें म्यूटेंट वैरायटी, तो म्यूटेंट वैरायटी आपकी होती है जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से ये सभी चीजें नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आपका सोइंग टाइम और स्पेसिंग, जो कि हमने सीड एंड सोइंग वहां पर बात की थी, तो वहीं पर आप स्पेसिंग नोट कर लेना। तो सोइंग टाइम जो हमारी सोइंग की जाती है राइस की, तो इसमें 3 सीजन होते हैं मेनली, जिसमें आपका हो जाएगा अस, अमन, बोरो। तो अस को ही प्री खरीफ या आगमन के नाम से जानते हैं, अमन को अगहनी, व जो बोरो है समर या स्प्रिंग जो है उसको राइस कहते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें से अस को हम वेस्ट बंगाल में, जो प्री खरीफ है इसको हम अस कहते हैं वेस्ट बंगाल में, और जो समर या स्प्रिंग राइस है इसको हम बोरो कहते हैं वेस्ट बंगाल में। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी स्प्रिंग या समर जो राइस है आपका, इसको डलुआ कहते हैं बिहार में, ये भी आप नोट कर लेना। तो जो अस अटमन या प्री खरीफ जो होती है, इसकी सोइंग टाइम होता है मई जून, और हार्वेस्टिंग का टाइम होता है इसका सितंबर अक्टूबर। सोइंग मतलब बुआई करने का समय, हार्वेस्टिंग मतलब उसको कटाई करने का समय। और अमन या अगहनी राइस जो होता है, इसकी हम बुआई करते हैं जून जुलाई में, कटाई करते हैं नवंबर दिसंबर में। यहीं पर जो आपका समर, बोरो या स्प्रिंग राइस होता है, इसकी बुआई करते हैं नवंबर दिसंबर में, और इसकी जो हम कटाई करते हैं वो मार्च अप्रैल में। अगर हम बात करें स्पेसिंग की, तो जो नॉर्मली राइस होता है आपका वो होता है 20x10, यानी 20 के में रो टू रो जो दूरी होगी वो होगी 20 सेंटीमीटर की, और जो आपकी प्लांट से प्लांट दूरी होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर की। यहीं पर अगर हम बात करें SRI मेथड से, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो उसमें प्लांट टू प्लांट और रो टू रो दूरी जो होती है वो सेम रहती है 25 सेंटीमीटर। इसे स्क्वायर प्लांटिंग भी कहते हैं। इसके बारे में हम अलग से, जो भी SRI मेथड है, डेपोक मेथड है, इसके बारे में अलग से कंप्लीट लेक्चर हम लेंगे, इसमें बात करेंगे। अगला हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपको पहले तो 12 टन FYM पर हेक्टेयर की दर से सॉइल में जुताई के समय मिक्स कर देना है। इसके बाद में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास जो है पर हेक्टेयर की दर से हमें देना है। इसी के साथ में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी देना है, जो कि खैरा रोग को आने से रोकेगा। और यहीं पर अगर हम बात करें
जो नाइट्रोजन हमारी 100 किलोग्राम होगी इसे स्प्लिट डोज में देंगे। स्प्लिट डोज क्या होता है कि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एक साथ ना देकर उसे थोड़ी थोड़ी करके देना, वो कहलाता है आपका स्प्लिट डोज। अगला अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर कौन सा यूज होता है आपका राइस में, तो आपका बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी या एजोला। और ये जो बीजीए या एजोला होता है आपका, ये 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्स करता है आपकी राइस फील्ड में। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद में पूछे अगर, ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि आपके राइस के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है, तो वो आपका है सिलिकॉन, जिसको बेसिक सिलेक्ट के माध्यम से राइस फील्ड में दिया जाता है। अगला हम अगर बात करें NUE, इसका फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। मतलब अगर हम 100% नाइट्रोजन देते हैं तो उसमें से कितना परसेंट हमारी फसल नाइट्रोजन को यूज कर लेती है, अपने उपयोग कर लेती है, तो वो होता है 30 से 40%। नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी जो राइस की है वो है 30 से 40%। यहीं पर अगर हम बात करें आपकी रिड्यूस्ड जोन और ऑक्सीडाइज्ड जोन, तो रिड्यूस्ड जोन क्या होता है जहां पर ऑक्सीजन अब्सेंस होती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होती है। और ऑक्सीडाइज्ड जोन वो होता है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, रिड्यूस्ड जोन मतलब जहां पर फील्ड में पानी भर जाता है, तो जब पानी फील्ड में भर जाएगा आपके तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी। और ऑक्सीडाइज्ड जोन जहां पर पानी होता है तो कम होता है लेकिन वहां ऑक्सीजन होती है। तो जो आपका रिड्यूस्ड जोन होता है जहां ऑक्सीजन नहीं होती है, वहां पर हम मेनली आपका देते हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर। जैसे अमोनिकल फर्टिलाइजर, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, तो ये हम देते हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर देते हैं रिड्यूस्ड जोन में। और ऑक्सीडाइज्ड जोन में हम देते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर। जिन भी फर्टिलाइजर के पीछे फार्मूले में आपका NO3 आता है वो सभी देते हैं ऑक्सीडाइज्ड जोन में जहां ऑक्सीजन होती है, और जहां ऑक्सीजन नहीं होती वहां रिड्यूस्ड जोन में देते हैं हम अमोनिकल फर्टिलाइजर। अगला अगर हम बात करें कि हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉस, तो राइस की फील्ड में जो नाइट्रोजन का हाईएस्ट लॉस होता है वो होता है 60%। यहां पर लिख लीजिए 60%। 60% नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है हमारे राइस फील्ड में, जो कि होता है डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा, डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। बहुत ही जल्द हम आपका लेक्चर लेंगे आपका नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में, जहां पर आपको बताएंगे डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, कैसे राइस में 60% लॉस होता है डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन का। अगला अगर हम बात करें आपका वाटर मैनेजमेंट, तो वाटर मैनेजमेंट 120 से 150 सेंटीमीटर, या इसको अगर mm में बात की जाए तो 1200 से 1500 mm वाटर रिक्वायरमेंट होती है राइस फील्ड के लिए। और जो मोस्ट इरिगेशन या क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन के लिए राइस में, वो आपकी होती है टिलरिंग स्टेज और बूटिंग स्टेज। ये दो जो स्टेजेस हैं ये आपकी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज हैं आपकी राइस फील्ड में, तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहीं पर वाटर मैनेजमेंट में हम बात करते हैं पडलिंग, तो पडलिंग के लिए भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और पडलिंग जो होती है इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है आपका टू मेक इम्परवियस लेयर। पडलिंग जब करते हैं, पडलिंग मतलब उसमें रोटावेटर चलाना, जिससे सॉइल को हम आपस में मिक्स करते हैं, वीड्स होते हैं उनको सॉइल में मिक्स करते हैं। इसी के साथ हम एक नीचे सतह में जो एक अच्छी सी लेयर, कठोर लेयर बन जाती है पडलिंग से, जिससे हमारा जो वाटर होता है, पानी होता है, वह परकोलेट नहीं करता है, मतलब बहुत ही निचली सतह में नहीं जा पाता है, ऊपर ही बना रहता है, जो कि राइस के लिए आवश्यक रहता है। तो ये इम्परवियस लेयर बनाना आपका पडलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यहीं पर अगर हम बात करें बूटिंग टाइम, या बात करें हम जब राइस का ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब दाने बन रहे होते हैं, तो उस समय यहाँ पर लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है आपको राइस को। तो ये भी आप अच्छे से लिख लीजिए। मैं हर चीज लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से लिख लेना। यहीं पर अगर आपको 1 किलोग्राम राइस प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको 5000 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी आप नोट कर लेना। ये राइस की बात हो रही है, केवल धान की नहीं, केवल राइस की जो दाना दाना होता है, तो उसके लिए 5000 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी आप नोट कर लेना। और अगर हम बात करें आपकी प्लांट पॉपुलेशन की, तो जो नॉर्मली आपका प्लांट पॉपुलेशन होता है तो वो 1 मीटर में 50 प्लांट होते हैं। जो नॉर्मली हम आपकी जो प्लांटिंग करते हैं राइस की, तो उसमें 1 मीटर में 50 प्लांट होते हैं। लेकिन SRI मेथड से अगर हम बात करें तो 1 मीटर में आपके 16 प्लांट आते हैं, जिसकी स्पेसिंग होती है 25x25। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब हमारा रह गया है वीड मैनेजमेंट। वीड
मैनेजमेंट। तो राइस के फील्ड में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ वीड्स लगते हैं। पहले तो हम यहां पर लिख लेंगे वाइल्ड राइस, जो कि आपका वीड होता है इकाइनोक्लोआ क्रसगेली, व इकाइनोक्लोआ कोलोना। इसी के साथ लिख लीजिए साइप्रस स्पीसीज। और भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीड्स हैं जो कि आपके राइस फील्ड में मिलते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो वाइल्ड राइस होता है इकाइनोक्लोआ क्रसगेली, इकाइनोक्लोआ कोलोना और साइप्रस स्पीसीज, ये सभी स्पीसीज आपके राइस में लग जाती हैं या होती हैं, जिससे बहुत ही लॉस होता है आपका राइस फील्ड में। अगर इनकी हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं आपकी हैंड वीडिंग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर केमिकल की, तो केमिकल में प्री इमरजेंस के तौर पर हम यूज कर सकते हैं पेंडीमेथालिन का, पेंडीमेथालिन 1 kg AI पर हेक्टेयर। AI का मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो प्री इमरजेंस हम पेंडीमेथालिन 1 kg पर हेक्टेयर अगर आपने राइस की फील्ड में डाल देते हैं तो उससे हमारी वीड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हम बात करें पोस्ट इमरजेंस में, तो पोस्ट इमरजेंस में हम यहां पर यूज कर सकते हैं आपका 2,4-D। तो 2,4-D हम पोस्ट इमरजेंस के रूप में वीड को कंट्रोल करने के लिए राइस में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वीड मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे आपका हार्वेस्टिंग का। तो हार्वेस्टिंग, जब भी हम जो राइस का स्टेम होता है जब भी वो गोल्डन येलो कलर का हो जाए, या जब 20 to 25% मॉइस्चर आपका रह जाए राइस प्लांट में, तो उस स्टेज पर हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। जब 20 से 25% की मॉइस्चर या नमी आपके प्लांट में शेष बचे, तब हमें उसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। और यहीं पर अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो राइस को हार्वेस्ट करने के बाद उसका जो ग्रेन मिलता है, तो उस ग्रेन में जब हमारा 10 से 12% की नमी रह जाए, उसको सुखाने के बाद तब क्या करते हैं, इसको हम स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर था पार्ट 2। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, जिसमें आपका आएगा हलिंग क्या होता है, परबॉइलिंग क्या होता है और पॉलिशिंग क्या होता है। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें। इसके बाद में डिजीज, इंसेक्ट जो भी होते हैं राइस के, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये लेक्चर्स आप अच्छे से नोट करते रहिए। इसके बाद में हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे इन सभी लेक्चर्स के। और ज्यादा से ज्यादा ये लेक्चर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी कोई अगर क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।